भारत के पड़ोसी देश नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का काठमांडू में हजारों समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। पश्चिमी नेपाल के दौरे से लौटे राजा ज्ञानेंद्र का स्वागत करने के लिए उनके करीब 10,000 समर्थकों ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन गेट को जाम कर दिया। इस बीच समर्थकों ने राजशाही की बहाली और हिंदू धर्म को फिर से राजधर्म बनाने की मांग की। बताया गया कि भीड़ में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी के मेंबर और कार्यकर्ता शामिल थे। आपको बताएं कि 1990 के दशक में स्थापित आरपीपी अब राजशाही की बहाली की मांग की अगुवाई कर रही है। पिछले चुनाव में एक सीट से संसद में अपनी जगह बनाने वाली आरपीपी के पास इस बार 275 में से 14 सीटें हैं। पार्टी को राजशाही समर्थक सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है। नेपाल में अगला चुनाव 2027 में होना है। ऐसे में इस प्रदर्शन पर पूरी दुनिया और खास तौर पर भारत की नजर है। भारत की नजर होने की एक वजह यह भी है कि प्रदर्शन में कुछ प्रदर्शनकारियों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी लिए हुए हैं। आइए समझते हैं कि नेपाल के मौजूदा राजनीतिक हालात कैसे हैं, ज्ञानेंद्र शाह को कैसे अपदस्थ किया गया और देश में हिंदू राजशाही की मांग क्यों उठ रही है। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे राजा ज्ञानेंद्र की कुर्सी गई थी। 77 साल के ज्ञानेंद्र 2001 में राजा बने थे। उससे पहले उनके बड़े भाई बीरेंद्र सिंह विक्रम शाह और उनके परिवार की नृशंस हत्या कर दी गई थी। 2005 तक वो बिना किसी कार्यकारी या राजनीतिक शक्ति के देश के संवैधानिक प्रमुख बने रहे। इसके बाद उन्होंने ये कहकर पूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले ली कि वो राजशाही विरोधी माओवादी विद्रोहियों को हराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। राजा ज्ञानेंद्र ने सरकार और संसद को भंग कर दिया, नेताओं और पत्रकारों को जेल में डाल दिया, देश में आपातकाल की घोषणा कर संचार व्यवस्था ठप कर दी। इसके बाद सेना के जरिए देश पर शासन करने लगे हैं। इससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके चलते ज्ञानेंद्र को 2006 में एक बहुदलीय सरकार को सत्ता सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार ने माओवादियों के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे एक दशक से चले आ रहे गृहयुद्ध का अंत हुआ, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। 2008 में संसद ने नेपाल की 240 साल पुरानी हिंदू राजशाही को खत्म करने के लिए मतदान किया। इसके बाद देश एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में तब्दील हुआ। इसके बाद ज्ञानेंद्र को गद्दी छोड़नी पड़ी। तब से नेपाल में 13 सरकारें आ चुकी हैं। देश के बहुत से लोग गणतंत्र से निराश हो गए हैं। उनका कहना यह है कि ये राजनीतिक स्थिरता लाने में विफल रहा है और नेपाल की गिरती अर्थव्यवस्था और व्यापक भ्रष्टाचार के लिए सरकारों को दोषी मानते हैं। लोग राजशाही वापस क्यों चाहते हैं, सवाल ये खड़ा होता है। ज्ञानेंद्र के स्वागत में हुई रैली में शामिल लोगों ने कहा कि वो देश को और बिगड़ने से रोकने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। 72 वर्षीय थिर बहादुर भंडारी ने द एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि हम यहाँ राजा को अपना पूरा समर्थन देने, उन्हें शाही सिंहासन पर वापस लाने के लिए पूरी तरह से उनके साथ खड़े हुए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ज्ञानेंद्र शाह की वापसी होगी। गद्दी से हटाए जाने के बावजूद ज्ञानेंद्र शाह ने देश नहीं छोड़ा। 18 फरवरी को नेपाल के राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर उन्होंने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने नेपालियों से देश की रक्षा, प्रगति और समृद्धि के लिए एकजुट होने का आग्रह किया और देश से प्रगति के पथ की ओर बढ़ने की अपील की। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएन, एकीकृत समाजवादी के पूर्व पीएम और अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने 7 मार्च को राजशाही की बहाली की किसी भी संभावना से इनकार किया था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सीपीएन माओवादी के अध्यक्ष प्रचंड ने चेतावनी दी कि अगर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने राजशाही की वापसी के नाम पर मूर्खतापूर्ण काम किया तो ये उनके लिए महंगा पड़ेगा। संसद के भीतर परेशानी से सम्राट की चुनौती कम हो गई है, क्योंकि पूर्व पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड की अगुवाई में माओवादी मौजूदा केपी ओली सरकार के भ्रष्टाचार का विरोध करते रहे हैं। अब जानिए कि नेपाल में मौजूदा सियासी हालात क्या हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनियनवादी यानी सीपीएन के नेता केपी ओली आपको बताएं कि 2015 के बाद से चौथी बार देश की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ये इस वक्त मौजूदा हालात हैं और उन्होंने पूर्व माओवादी गुरिल्ला लीडर मैक्सिमो पुष्प कमल दहल की जगह ली, जो 2009 से सत्ता में थे। ओली और नेपाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 78 वर्षीय शेर बहादुर देउबा 2027 में होने वाले अगले आम चुनाव तक पीएम पद को बारी बारी से संभालेंगे। पिछले कुछ हफ्तों में ज्ञानेंद्र शाह के लिए तथाकथित समर्थन बढ़ने के बाद पीएम ओली ने हाल ही में पूर्व राजा को मुख्य धारा की राजनीति में लौटने की चुनौती दी। सुदूर पश्चिम प्रांतीय सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो ना तो संविधान का जिक्र करते हैं, न कानून का, न लोकतंत्र का, न व्यवस्था का, न प्रक्रिया का। देश का क्या हाल हो गया है। इस तरह की गतिविधि अस्थिरता को न्योता देगी, अराजक गतिविधियां।
अब सवाल ये खड़ा होता है कि नेपाल में हिंदू राजशाही क्यों थी। यूरोपीय राजशाही ईसाई धर्म से जुड़ी हुई थी, लेकिन नेपाल की राजशाही हिंदू थी। नेपाल के राजा का जन्म एक हिंदू परिवार में होना जरूरी था और उन्हें एक हिंदू महिला से ही शादी करनी होती थी। उन्हें ब्राह्मण पुजारियों के साथ अच्छे संबंध रखने होते थे। राजा को सभी प्रमुख हिंदू त्योहारों को मानना होता था। द कन्वर्सेशन के अनुसार वो शिवरात्रि पर सेना का निरीक्षण करते थे और विजयदशमी के हिंदू त्योहार के समय सरकारी नेताओं को आशीर्वाद देते थे। यहाँ पर इंद्र यात्रा के समय उन्हें अपनी संरक्षक देवी कुमारी का आशीर्वाद मिलता था। कुमारी एक युवा लड़की होती थी जिसे हिंदू देवी तलेजू का अवतार माना जाता है। सदियों तक नेपाल रियासतों में बटा हुआ रहा। 1760 के दशक में एक छोटे से स्थानीय राजा ने अपनी सभी पड़ोसियों की जीत लिया। उसने अपनी राजधानी काठमांडू स्थानांतरित कर दी और अपने वंश की स्थापना की। 1800 तक देश पर राजा के नाम पर रीजेंट और स्वयंभू पीएम द्वारा शासन किया जा रहा था। 1950 में राजा त्रिभुवन शाह, जो 1922 से केवल एक औपचारिक भूमिका निभा रहे थे, ने अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक शक्ति में कदम रखने के लिए लोकतंत्र आंदोलन के साथ गठबंधन किया। राजा त्रिभुवन के बाद से नेपाल के राजा सक्रिय रूप से सरकार का नेतृत्व करेंगे। त्रिभुवन के बेटे राजा महेंद्र के शासन में राजशाही बहुत अधिक केंद्रीकृत और समेकित हो गई, जिन्होंने 1955 से 1972 तक देश पर शासन किया। राजा महेंद्र ने अपने सबसे बड़े बेटे बीरेंद्र को राजगद्दी सौंपी, लेकिन जून 2001 में महल में ही राजा बीरेंद्र की हत्या कर दी गई। आरोप यह है कि उनके ही बेटे ने उनकी पत्नी, बच्चों और शाही परिवार के आधा दर्जन अन्य सदस्यों के साथ उनकी हत्या कर दी। इस बवाल के बाद महेंद्र के दूसरे बेटे ज्ञानेंद्र शाह राजा बने। जब ज्ञानेंद्र शाह सत्ता संभाल रहे थे, उस समय एक सशस्त्र माओवादी विद्रोह नेपाल के लिए खतरा बन गया था। वहीं दूसरी ओर राजधानी में बहुदलीय संसद में झगड़ा चल रहा था। इसलिए ज्ञानेंद्र ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी और 2005 में सरकार का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 2006 के वसंत में लोग राजशाही का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए, जिससे नेपाल ठप पड़ गया। राजा ज्ञानेंद्र ने विद्रोह के आगे घुटने टेक दिए। उस समय वो इतने अलोकप्रिय थे कि अंतरिम सरकार ने राजशाही को पूरी तरह से भंग करने का फैसला किया। उन्होंने ज्ञानेंद्र से शाही कर्तव्यों और धार्मिक गतिविधियों को छीन लिया। देश को लोकतंत्र घोषित कर आगे बढ़े और शाही महल को संग्रहालय में बदल दिया। जून 2008 में राजा ज्ञानेंद्र को महल से बाहर कर दिया गया।